राज्य विशालगढ़, राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी इकलौती बेटी राजकुमारी देवयानी। देवयानी, जिसकी सुंदरता और कोमल स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक थी। वह केवल रूप में ही नहीं, बुद्धि और करुणा में भी अद्वितीय थी। प्रजा उसे अपनी बेटी मानती थी। महल में उसके हंसने से जैसे वसंत उतर आता था। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। एक शाम वह अपने कक्ष में विश्राम करने गई और फिर कभी जागी ही नहीं। वह गहरी नींद में चली गई, ऐसी नींद जिससे वह जागती ही नहीं थी। राजवैद्य आए, विदेशों से हकीम बुलाए गए, जड़ी बूटियां, यज्ञ, अनुष्ठान, सब कुछ हुआ। राजकुमारी की सांसें चलती थीं, दिल धड़कता था, चेहरे पर वही शांति थी, पर आंखें कभी नहीं खुलती थीं। रात होते ही उसके कक्ष में अजीब सी ठंडक भर जाती। दीपक अपने आप टिमटिमाने लगते और पहरेदारों ने कई बार कहा, महाराज, आधी रात के बाद कमरे से फुफकार जैसी आवाज आती है। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने कक्ष की खिड़की के पास काली छाया को लहराते देखा है, पर दरबारियों ने इसे वहम कहकर टाल दिया। राजा वीरेंद्र सिंह भीतर से टूट चुके थे। वे सिंहासन पर बैठते तो थे, पर मन हर पल अपनी बेटी के कक्ष में ही रहता। एक दिन महल के द्वार पर एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, राजकुमारी बीमार नहीं है, उसे नाग ने वश में किया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, कैसा नाग? स्पष्ट कहो। साधु बोला, वह साधारण नाग नहीं, तांत्रिक विद्या से बंधा हुआ सर्प है। वह नाग उसके शरीर में निवास करता है, रात में बाहर निकलता है और सूर्योदय से पहले वापस समा जाता है। सबको यह पागलपन लगा। कुछ दरबारी हंस भी पड़े, पर साधु की आंखों में मजाक नहीं था। राजा के मन में शंका का बीज पड़ चुका था। उसी रात, आधी रात का समय, पूरा महल शांत। राजा स्वयं छिपकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर खड़े थे। कुछ विश्वस्त सैनिक परछाइयों में छिपे हुए थे। अचानक भीतर का दीपक बुझ गया। कमरे में घना अंधेरा छा गया। फिर राजकुमारी का शरीर अकड़ गया। उसकी उंगलियां मुड़ने लगीं, उसके होंठ धीरे धीरे खुले और एक काला चमकदार लंबा नाग उसके मुंह से बाहर निकलने लगा। राजा की आंखें भय और क्रोध से फैल गईं। नाग जमीन पर गिरा, क्षण भर रुका, फिर सरसराता हुआ दीवार के पीछे बने गुप्त मार्ग की ओर बढ़ गया। गुप्त मार्ग? राजा के मन में बिजली सी कौंधी। अगले ही दिन महल की हर दीवार, हर तहखाने की तलाशी ली गई और सच सामने आ गया। राजकुमारी के कक्ष की दीवार के पीछे एक छिपी सुरंग थी, जो सीधे मंत्री विक्रमदत्त के निजी कक्ष तक जाती थी। राजा का दिल दहल गया। विक्रमदत्त, वह मंत्री जिस पर उन्होंने वर्षों से भरोसा किया था। जांच करने पर पता चला, मंत्री ने एक तांत्रिक की सहायता से नाग को वश में किया था। वह नाग हर रात राजकुमारी के शरीर से बाहर निकलता, महल की गुप्त बातें सुनता और सुरंग के रास्ते मंत्री तक पहुंच जाता। राजकुमारी की यह नींद असल में एक तांत्रिक बंधन था। यह बीमारी नहीं, राज्य हड़पने की साजिश थी। मंत्री धीरे धीरे राज्य के रहस्य जान रहा था। सीमाओं की सुरक्षा, खजाने की जानकारी, सेनापति की योजनाएं, सब कुछ। राजा ने योजना बनाई। उस रात सैनिक पहले से ही सुरंग के दोनों सिरों पर छिपे हुए थे। साधु भी उपस्थित था। आधी रात होते ही वही दृश्य दोहराया गया। नाग बाहर निकला। जैसे ही वह सुरंग में घुसा, सैनिकों ने दोनों ओर से मार्ग बंद कर दिया। तांत्रिक पकड़ा गया। मंत्री विक्रमदत्त को दरबार में जंजीरों में लाया गया। नाग बुरी तरह फुफकारने लगा। वह भागने की कोशिश करने लगा। तभी साधु आगे बढ़ा। उसने आंखें बंद की और मंत्रोच्चार करने लगा। मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। नाग तड़पने लगा, उसका शरीर सिकुड़ने लगा और कुछ ही क्षणों में वह राख में बदल गया। उसी क्षण राजकुमारी ने गहरी सांस ली। उसकी पलकों में हलचल हुई और पहली बार उसने आंखें खोल दी। राजा दौड़कर उसके पास पहुंचे। देवयानी ने धीमे स्वर में कहा, पिताश्री। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। मंत्री और तांत्रिक को कारागार में डाल दिया गया। सब कुछ समाप्त हो चुका था। लेकिन तभी साधु मुस्कुराया। राजा ने कृतज्ञता से कहा, आपने मेरी बेटी को बचाया। आप कौन हैं? साधु की आंखों में रहस्यमय चमक उभरी। वह बोला, मैं वही हूं जिसने इस नाग को भेजा था। दरबार स्तब्ध रह गया। मैं देखना चाहता था, क्या एक राजा अपने राज्य से अधिक अपनी बेटी से प्रेम करता है? क्या वह सत्ता के मोह में अंधा हो जाएगा या सत्य की खोज करेगा? राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, मैंने अपनी बेटी के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया होता। साधु संतुष्ट हुआ। तब तुम सच्चे राजा हो। इतना कहकर वह साधु धुएं में विलीन हो गया। उसके बाद विशालगढ़ में शांति लौट आई। देवयानी स्वस्थ हो गई। राजा और अधिक सतर्क हो गए। पर कहते हैं, आज भी विशालगढ़ के पुराने महल में आधी रात को दीवारों के भीतर हल्की सी फुफकार सुनाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वह केवल हवा की आवाज है, पर कुछ मानते हैं हर परीक्षा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती।
क्या सच में सब खत्म हो गया था या नाग की कहानी अभी बाकी है? कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।